हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम RTX 3060 के थ्रू माइनिंग करने वाले हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, RTX 3060 जो मेरे पास है ये एक LHR का है। LHR का मतलब ये होता है कि आप उसे माइनिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, बट आप उसे गेमिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब इंडियंस हैं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो जरूर होगा ताकि हम इसको माइनिंग के लिए यूज कर सकें। बट आज की वीडियो में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की वीडियो में ये इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक या अंडरक्लॉक कैसे करते हैं ताकि आप अपनी माइनिंग एफिशिएंसी बढ़ा सको। आपकी माइनिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है आप अपने प्रॉफिट्स ऐड ऑन कर रहे हो। एंड सबसे बड़ी बात, आपके ग्राफिक कार्ड पे भी कम वर्कलोड पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन योर सेटिंग्स। तो करना क्या है, LHR अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको लॉल माइनर का 1.72 वर्जन डाउनलोड करना है। ठीक है, लॉल माइनर के जो नए वर्जन है उसमें LHR अनलॉकर ऑटोमेटिकली एडेड ही है, तो आपको कोई अलग से ड्राइवर पर्टिकुलर डालने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ये लॉल माइनर का 1.72 वर्जन डाल लो, इसमें LHR अनलॉकर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं इसे इथेरियम क्लासिक माइन करने वाला हूँ एंड हम उसी के थ्रू ही करेंगे कि कैसे आपको ओवरक्लॉक करना है, कैसे अंडरक्लॉक करना, हम सब सीखने वाले हैं डिटेल में। तो अभी मैंने डबल क्लिक करके बस इसको चला दिया है। अभी आप इसकी स्पीड देखना। स्टार्ट माइनिंग। और साथ ही साथ ओवरक्लॉक या अंडरक्लॉक करने के लिए आपको MSI का आफ्टर बर्नर डाउनलोड करना पड़ेगा एक बार एज पर जाके। ठीक है, वैसे इसने दिखा दिया अनएक्सपेक्टेड लो हैश रेट चेकिंग इफ GPU इज LHR। ठीक है, क्योंकि इसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि हैश रेट आ ही नहीं रही है, अभी तो 0.00 की शो कर रहा है। तो एक ग्राफिक कार्ड RTX 3060 होने के बाद 0 की हैश रेट दे रहा है तो कहीं सेंस नहीं बन रही थी। 3 की हैश रेट दे रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये ग्राफिक कार्ड माइनिंग पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। ठीक है, फॉल्ट ड्यूरिंग LHR डिटेक्शन, कंटिन्यूइंग फुल हैश रेट। ठीक है, अब LHR कंटिन्यू करने के लिए मुझे ना इसको एडमिन मोड पे रन करना पड़ता है, मतलब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। मैंने अभी से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर नहीं रखा है, तो मैं इसको एक बार बंद करके वापस से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा। वो मैंने बस डबल क्लिक करके इसलिए चलाया क्योंकि जैसे मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा ऑटोमेटिकली LHR अनलॉक कर देगा। मैं बस आपको शो करना चाह रहा था कि RTX 30 LHR होने के बाद सिर्फ 7 या 8 की हैश रेट देगा, तो ये दूर दूर तक एफिशिएंट नहीं है। एंड इससे पुराने वर्जन के ग्राफिक कार्ड इससे ज्यादा हैश रेट दे रहे होंगे, तो मैं RTX 3060 क्यों ही परचेज करूं। ओवरक्लॉक करने के लिए, अंडरक्लॉक करने के लिए आपको MSI का आफ्टर बर्नर डाउनलोड करना पड़ेगा। MSI आफ्टर बर्नर की मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। MSI आफ्टर बर्नर के ना बहुत सारे फेक वर्जन्स भी मार्केट में आ रहे हैं। एंड फेक वर्जन्स ऐसे हैं कि जैसे ही आपने उनको इंस्टॉल करा, आपका अगर कोई भी यहाँ पे वॉलेट है जैसे मेटामास्क हो गया, कॉइनो हो गया, वो हैक करे जा सकते हैं। ठीक है, तो MSI की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, msi.com से। ठीक है, वरना अगर मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ आपको और भी मिल जाएंगे। जैसे देखो, afterburners msi.com, दिस इज अ फेक वेबसाइट, तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है सिर्फ उसी से ही आपको आफ्टरबर्नर इंस्टॉल करना है ताकि आपकी डिजिटल एसेट्स चोरी ना हो सके। ठीक है, मैं ऑलरेडी वैसे डाउनलोड कर चुका हूँ एंड सेकेंडली अब मैं इसे रन करने वाला हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आपको वहीं हैश रेट में डिफरेंस पता चल ही जाएगा कि हैश रेट पे कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी 7 या 8 का आ रहा था। जस्ट मैंने एक चीज करी है, मैंने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा है, बाकी सारी सेटिंग सेम। और ग्राफिक कार्ड अभी स्टॉक सेटिंग्स पे। स्टॉक सेटिंग्स का मतलब क्या है, मैंने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर रखी है इसकी क्लॉक्स के साथ। ठीक है, इसकी फैन स्पीड वगैरह सब कुछ डिफॉल्ट मोड पर की है। जब तक ये लोड कर रहा है मैं एक काम और करूंगा। मैं MSI आफ्टर बर्नर लॉन्च कर देता हूँ। ये भी ऑटोमेटिकली आपका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। एंड तब तक आपको MSI आफ्टर बर्नर में क्या सेटिंग्स चेंज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही सेटिंग्स में जाओगे तो ये लास्ट के जो ये 3 ऑप्शंस होते हैं ना, ये आपके बाय डिफॉल्ट ऑफ, तो ये आपको ऑन करने होंगे। अप्लाई करोगे, ओके करोगे तो ये एक बार रीस्टार्ट करेगा, सिस्टम नहीं सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर। बस आपको ये पहले सेटिंग्स करनी है। ठीक है, एंड मैं इसको ऑटो मोड से हटा रहा हूँ ताकि फैन मैं ही कंट्रोल कर सकूँ, जो भी मैं लिमिट डालूंगा। ठीक है, वही यहाँ पे डिफॉल्ट होगी। अगर आप इसको ऑटो पे कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फैन मोड वैसे तो वैसे ही रहेगा जैसे भी आप इसको सिलेक्ट करते हो। तो मैं इसको अभी ऑटो पे से हटा रहा हूँ ताकि मैं ही इसकी लिमिट्स हर चीज की सेट कर सकूँ।
दो चल रहे हैं, ये क्या होगा? दो लॉल माइनर चल रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंज। मैंने चलाया तो एक ही था। एक बार मैं इसको वापस से रीस्टार्ट कर देता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत आई कि दो लॉल माइनस चल रहा है। आई गेस मैंने पुराना वाला बंद नहीं करा था। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ। अब एक ही चल रहा है। तो डैग जनरेशन कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी ईथ हैश बेस्ड एल्गोरिदम है, जितनी भी डैग बेस्ड एल्गोरिदम्स होती है, उसमें सबसे पहले आपका डैग बिल्ड होता है ग्राफिक कार्ड्स पे। तो अभी हमने पहले चेक करा था, हमारी 8 की हैश रेट आ रही थी जब वो LHR अनलॉक नहीं हुआ था। अभी मैंने इसको सिर्फ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा है एंड हैश रेट इसकी डबल हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, सिंस अभी ये और बढ़ेगा क्योंकि जैसे उसकी स्टार्टिंग 3 से हुई थी एंड मैक्स वो 8 तक रीच करा था। ठीक है, तो 16 से 25 आ गया। ठीक है, तो 25 भी कोई इतनी खास हैश रेट नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और चलने दूंगा। मुझे पता है स्टॉक सेटिंग्स पे LHR अनलॉक होने के बाद 40 के अराउंड टच कर जाता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इसने शो कर दी है 41 की आ गई है। ठीक है, एंड पावर ये मेरी कंज्यूम कर रहा है 132 वॉट्स। ठीक है, मैं 1 मिनट इसे और चलने देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ MSI आफ्टर बर्नर में हमें क्या सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है और कैसे आप ओवरक्लॉक या अंडरक्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो हैश रेट इसकी फ्लक्चुएट करिए, लाइक यूजुअली 40 के अराउंड है, 39 होगी, 41 होगी, मैं 40 ही समझ रहा हूँ अभी। मैं एक बार इसका और आने दूंगा कि कितनी स्पीड आ रही है एंड कितनी पावर आ रही है, फिर हम यहाँ पर सेटिंग्स की छेड़ाछाड़ी करनी शुरू करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोर क्लॉक और मेमोरी क्लॉक। ठीक है, कुछ एल्गोरिदम्स आपकी माइनिंग में ऐसी होती है जो मेमोरी बेस्ड। ठीक है, इथेरियम क्लासिक या ईथ हैश बेस्ड जितनी भी एल्गोरिदम्स है वो आपकी मेमोरी बेस्ड एल्गोरिदम्स होती हैं। तो उसमें हमें मेमोरी क्लॉक को मैक्सिमाइज करना पड़ता है एंड कोर क्लॉक का उसमें यूज नहीं होता। ठीक है, तो कोर क्लॉक आप रिड्यूस कर दो, इट्स ओके। एंड कुछ एल्गोरिदम्स ऐसी होती हैं जो कोर इंटेंसिव होती हैं, तो आपको उसमें कोर क्लॉक इंक्रीज करनी पड़ती है एंड मेमोरी क्लॉक अगर आप डिक्रीज भी कर दोगे तो आपकी माइनिंग स्पीड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दो क्लॉक्स हैं। फिर आपकी वोल्टेज आ जाती है। वोल्टेज मैं यूजुअली छेड़ता नहीं हूँ, बट छेड़ने को आप छेड़ सकते हो। ठीक है, पावर लिमिट कि आप कितनी पावर ग्राफिक कार्ड में भेज रहे हो। ठीक है, जो ये पावर सप्लाई से जो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे पावर कंज्यूम कर रहा है, आप उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। जैसे 100 है तो जो इसकी डिफॉल्ट है वो वही ले रहा है। अगर आपने 100 से इंक्रीज कर दी तो ये और खींचने लग जाएगा, 100 से डिक्रीज कर दी तो कम खींचने लग जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर लिमिट ओके, अभी टेम्परेचर है इसका 65 डिग्री। वैसे 65 डिग्री RTX 3060 के लिए कम टेम्परेचर है, रीजन बीइंग क्योंकि जो मॉडल है ये 3 फैंस वाला है, तो जितने ज्यादा फैंस होंगे उतना कम आपका टेम्परेचर होगा। वरना आपका अगर 70 के आसपास भी चल रहा है तो दैट इज नॉर्मल। 70 से 75 के बीच में भी मैंने RTX 3060 को देखा। ठीक, अब हमारी जो यहाँ पर स्पीड आ रही है दैट इज 40.63 एट 161 वॉट्स। तो हमारी एफिशिएंसी इज 0.25। अब हमारा मेन होता है जब भी हम ओवरक्लॉकिंग या अंडरक्लॉक कर रहे होते हैं, हमें इस फैक्टर को जितना इंक्रीज हम कर सकें वो करना है। ठीक है, और सिस्टम आपका स्टेबल रन होना चाहिए। स्टेबल क्या, आपने 2 घंटे माइन करा, सिस्टम क्रैश कर गया तो वो स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, और ये कैलकुलेशंस आती कैसे है मैं भी वो आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलता हूँ, ठीक है, तो अगर ये 40 मेगा हैश कर रहा है एट 160 वॉट्स तो 0.25 आता है। ठीक है, अगर यही 40 कम वॉट्स में ले रहा हो तो यही मेरा जो 0.25 है वाला फैक्टर मेरा इंक्रीज होता रहेगा। तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी मैं ये बंद कर रहा हूँ। अब हमें करना क्या है, अगर आपके पास GTX सीरीज है, ठीक है, तो आप सीधा ये मॉडल जो है 500 जंप करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास GTX 1060 है, 1070 है, 1070 Ti है, 1080 है, तो आप डायरेक्ट 800 पे भी जा सकते हो, स्टेबल काम करता है। ठीक है, अगर आपके पास RTX 20 सीरीज है, आप डायरेक्टली इसको 1000 तक भी जंप करवा सकते हो, ये स्टेबल काम करेगा। अगर आपके पास RTX 30 सीरीज, ठीक है, तो आप 1200 से जंप करवाओ, ये स्टेबल काम करेगा। तो मुझे पता है ये 1200 पे बहुत स्टेबल काम करेगा, तो मैं यहाँ पे पहले 1200 डालने वाला हूँ। ठीक है, और कोर क्लॉक क्योंकि इथेरियम क्लासिक एक मेमोरी बेस्ड एल्गोरिदम है, तो मैं यहाँ पे कोर क्लॉक 450 से रिड्यूस कर दूंगा एंड पावर लिमिट मैं 80 कर दूंगा। ठीक है, एंड रही बात मेरी फैन स्पीड की, वो 75% पे इंक्रीज कर दूंगा। ये सब एंटर करते ही जस्ट मुझे यहाँ पर ओके प्रेस करना है। अब यहाँ पर 1 मिनट लग जाएगा सारी नई सेटिंग्स डिप्लॉय। अगर आप ओवरक्लॉकिंग या अंडरक्लॉकिंग कर रहे हो,
ठीक है। तो हमेशा अपने जो पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट्स बता दिया कि मैं 1200 टच कर चुका हूँ, मैं 450 टच कर चुका हूँ। अब जब मैं इंक्रीज करूंगा ना, मैं अगेन 1200 से जंप नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक ग्राफिक कार्ड की लिमिट कितनी। तो जब भी आप एक मैक्स लिमिट तक टच करने वाले हो तो अपने ग्राफिक कार्ड को पॉइंट्स में इंक्रीज करना चाहिए। जैसे 25 पॉइंट्स इंक्रीज करो, 50 पॉइंट्स इंक्रीज करो, बट नॉट मोर देन दैट। सिंस मुझे पता है RTX 3060 1300 तक भी हैंडल कर सकता है, तो मैं 1200 को जब इंक्रीज करूंगा मैं सीधा 100 पॉइंट से इंक्रीज करूंगा। बट जब मैं 1300 के ऊपर इसको पुश करना चाहूंगा तो शायद मैं एक बार 50 करूंगा, बट उसके बाद अगर मुझे जाना हो तो मैं 25 में चलूंगा। एंड जैसे ही मेरा सिस्टम क्रैश होता है तो मुझे ये चीज पता चल जाती है कि आर्यन इतनी सेटिंग्स पर दोबारा नहीं जाना है, इससे कम सेटिंग्स ही करनी है। ठीक है, तो मैंने अभी सेटिंग्स में छेड़ाछाड़ी करी है, तो उसके बाद मेरी 47 की हैश रेट हो चुकी है एट सेम। ठीक है, मतलब 168 वॉट्स ही ले रहा है एंड 47 की हैश रेट दे रहा है। तो अगर एक बार मैं वापस से कैलकुलेटर खोलता हूँ, वो वैसे कैलकुलेटर खोलने की जरूरत नहीं है, हमारी एफिशिएंसी जो है 0.1 से इंक्रीज करें, 0.01 से, एक्चुअली 0.25 था तो अब हमारी 0.26 हो गई है। तो ये भी एक बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है। अगर हमें ड्रास्टिक चेंज देखना है तो हमें 0.1 से एटलीस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे 0.282 हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, मेरी पावर लिमिट कम नहीं हुई थी, पावर लिमिट मुझे 80 करनी है। ठीक है, तो ये चीज मैंने अभी ध्यान दी, पावर लिमिट अब 80 है एंड मैं इसको 1300 तक पुश करने वाला हूँ। तो अब ये दो सेटिंग्स में अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने 1300 तक इसकी मेमोरी क्लॉक को पुश कर दिया है एंड मैंने पावर लिमिट 80 कर दी। मैं क्या करूंगा, इसकी कोर क्लॉक भी 25 पॉइंट से डिक्रीज करूंगा, -475। अगर आप देखोगे तो 48.35 तक पहुंच चुका है। ओके, एंड सिंस मैं पावर लिमिट कम कर चुका हूँ ना, मेरा टेम्परेचर भी ड्रॉप हो चुका है एंड मैंने वैसे फैन भी अपने हिसाब से कर दिया था। ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी सीधा 0.1 से इंक्रीज हो गई है, 0.343 हो गई है, क्योंकि अब हमारी जो पावर है वो 160 वॉट्स से 140 वॉट्स पर आ गई। तो मुझे पता है इस सेटिंग्स पे सब कुछ बहुत स्टेबल काम कर रहा है। अब मैं इसमें पावर लिमिट पे डिक्रीज करूँ। ठीक है, बात वही आ जाती है कि मेरे को पता है RTX 3060 70% तक बहुत इजीली हैंडल कर लेता है, बट अगर आपको अपने ग्राफिक कार्ड का कोई आइडिया नहीं है तो 5 के मल्टीपल्स में डिक्रीज करते चला 80 तक आप जा सकते हो। ठीक है, पहले आप 90 करो, फिर 80 करो, फिर 5 में डिक्रीज करना शुरू हो जाओ। मैं यहाँ पे 70 कर रहा हूँ। अब जब ये 70 में मुझे नई हैश रेट शो करेगा तो मैं यहाँ पे कोर क्लॉक फिर 25 पॉइंट से डिक्रीज करूंगा एंड यहाँ पे पावर लिमिट भी मैं 5 पॉइंट से डिक्रीज कर दूंगा और अपनी मेमोरी क्लॉक 50 पॉइंट से इंक्रीज कर। ठीक है, तो मैंने पावर लिमिट कम करी तो मेरा हैश रेट भी कम हो गया, 48.5 तक था तो ये 48 आ गया। ठीक है, लेकिन हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, बेशक से मेरा हैश रेट डिक्रीज हुआ। ठीक है, 0.5 से मेरा हैश रेट डिक्रीज हुआ, बट मेरी एफिशिएंसी 0.4 से इंक्रीज कर चुकी है, 0.04 से, सॉरी। ये क्यों? क्योंकि हमारी पावर 160 वॉट से 140 वॉट्स तक आई, 140 वॉट से 125 वॉट्स तक आई। तो हमारा मेन चीज है हैश रेट इंक्रीज करना नहीं, एफिशिएंसी इंक्रीज करना, ताकि आप अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सको। बिजली फ्री की आ रही है तो हैश रेट लेता रहो, लेकिन मैं पे कर रहा हूँ तो मेरा है एफिशिएंसी इंक्रीज करना। ठीक है, एंड एफिशिएंसी आप इंक्रीज रखोगे ना, अपने ग्राफिक कार्ड को इतना ज्यादा पुश नहीं करोगे तो आपका ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छे से 3-4 साल काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना उसे पुश करते रहते हो उसकी माइनिंग स्पीड इवेंचुअली डिक्रीज होती रहती है। तो 48.2, अब मुझे क्या करना है, इसकी पावर लिमिट 65 करनी है। मेमोरी क्लॉक में -500 पे जा रहा हूँ एंड इसको मैं 1350, तो इसने अपनी वोल्टेज और कम कर लिया, 118.7 एंड एफिशिएंसी 0.4 पे टच कर गया। तो हमने स्टार्ट किया था 0.25 से, तो हम इंक्रीज कर चुके हैं 0.15 से प्रॉपर। ठीक है, तो पावर लिमिट डिक्रीज करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि हैश रेट भी डाउन हुआ है, क्योंकि 47.61 आ गया है। ठीक है, हम 48.5 तक पहुंच गए थे एट मैक्स, बट जैसे जैसे हम इसकी पावर लिमिट भी डिक्रीज करते रह रहे हैं, इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी भी कम होती रह रही है, तो ये 47.23 तक पहुंच गया एंड हमारा टेम्परेचर भी डाउन आ गया है। टेम्परेचर हमने 65 से शुरू किया था, 54 आ गया। लेकिन अगर आपके ग्राफिक कार्ड के टेम्परेचर 55 के अराउंड है ना, तो आपका ग्राफिक कार्ड ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इवन अभी गर्मियां भी आ रही हैं तो ग्राफिक कार्ड लोड नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका बहुत अच्छे से काम है। ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी और इंक्रीज कर चुकी है 0.423 एंड अब की पावर कंज्यूम कर रहा है 110 वॉट्स।
ठीक है, बट हमारी स्पीड भी थोड़ी सी सैक्रिफाइस हुई है, हमारी 47 पे आई है, बट हाँ हमारा मेन फैक्टर है 0.423, मतलब हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करना, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी रहेगी आप उतने प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। अगर आपके पास बिजली आप पे कर, जिसके पास बिजली फ्री ही आ रही है तो उसे ये सब लोड करने की जरूरत नहीं है। तो अब एक लास्ट चीज करना चाहूंगा मैं 1375, क्योंकि मुझे पता है 1350 इसकी एक मैक्स लिमिट है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके ऊपर काफी बारी अनस्टेबल हुआ है, तो मैं इसको सिर्फ 25 पॉइंट से इंक्रीज कर रहा हूँ एंड मैं इसके साथ कोई और छेड़ाछाड़ी नहीं कर। अगर ये स्टेबल काम कर रहा है तो दैट इज ओके, मैं इसको और पुश नहीं करूंगा। तो हैश रेट समवॉट उतनी ही है, बट हमारी एफिशिएंसी अभी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई क्योंकि वॉट डाउन हो गई। पहले 47.3 था, अभी भी 47.3 ही चल रहा है। तो मुझे पता है मैं इस ग्राफिक कार्ड को इससे ज्यादा पुश नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोड पे आ चुके हैं। अगर मैं इससे ज्यादा पुश करता हूं तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि मैं इससे पहली बार भी ट्राई करके देख चुका हूं। इसलिए मैं अब इसको और ज्यादा पुश नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है ये मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका है, तो इट्स ओके। बट हाँ, अगर आप पहली बार कर रहे हो ग्राफिक कार्ड ओवरक्लॉक अंडरक्लॉक, तो डेफिनेटली सिस्टम एक आधी बार क्रैश हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। दोबारा रीस्टार्ट होगा तो वो सेटिंग्स जो आपने पहले कर रखी थी उससे जस्ट नीचे वाली सेटिंग्स ही रखना, ज्यादा उसको पुश करने की जरूरत नहीं है। फिनफार्मर्स, अब वीडियो में यहां तक पहुंच चुकी हो तो वीडियो लाइक करे बगैर मत जाना, एंड आई होप आपको समझ आ चुका है कि कैसे एक ग्राफिक कार्ड को आप ओवरक्लॉक या अंडरक्लॉक कर सकते हो अपनी माइनिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करने में। मेन एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी माइनिंग रिग स्टेबल ऑपरेट करनी चाहिए अगले 48 आवर्स तक, जो भी आप सेटिंग करें। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप बहुत ज्यादा पुश करते हैं तो सिस्टम उसी टाइम क्रैश हो जाता है, बट हाँ कुछ ऐसी आपने सेटिंग्स करी जो हो सकता है अगले 24 घंटे बाद फेल कर जाए, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है कि एटलीस्ट अगले 48 आवर्स तक आपका सिस्टम स्टेबल माइन कर। और टेम्परेचर सबसे ज्यादा ध्यान देना, टेम्परेचर आपको एक्सट्रीम लेवल पर पुश नहीं करना है। एक्सट्रीम लेवल पर आप पुश करोगे तो आप अपने ग्राफिक कार्ड को डैमेज करोगे। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा जितना आप 60 से उसे नीचे रख सकते हो, दैट इज वेरी ग्रेट फॉर अ ग्राफिक। अभी भी कोई डाउट है तो फिनफार्म का डिस्कॉर्ड सर्वर अभी के अभी ज्वाइन कर लेना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या आप कमेंट सेक्शन भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ तक पहुंच चुके हो तो फिनफार्म पे फॉलो बटन प्रेस हो जाना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।